ऐसी आकृति है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस झील के किनारे प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जो प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। तो हम लिखते हैं, एक तो लिखते हैं हमें गायत्री मंदिर, गायत्री मंदिर। एक है सावित्री मंदिर, या सावित्री माता का मंदिर बोल देते हैं, या गायत्री माता का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर। सावित्री माता का जो मंदिर है ये एक पहाड़ी पर स्थित है और उस पहाड़ी का नाम है रत्नागिरी पहाड़ी। रत्नागिरी पहाड़ी। और यहां पर राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थित है। राजस्थान का तीसरा रोपवे कौन से मंदिर के पास में स्थित है? तो सावित्री माता का मंदिर है, वहां राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थित है। फिर एक और मंदिर की अपने बात करें, रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर एक है, यहां पर वराह मंदिर। रोपवे जानते हो आप? रोपवे क्या होता है? क्या होता है रोपवे? किसी को नहीं पता? जैसा पता है वैसा बता दो। हाँ, लगभग वही बात है कि जैसे मान लो मंदिर है किसी पहाड़ी पर है, ये मान लो रत्नागिरी की पहाड़ी है और इस रत्नागिरी पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है? सावित्री माता का मंदिर है। अब यहां से श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए क्या इस प्रकार से खंबे लगा करके उस पे तार लगा दी जाती है, केबल, और उनके ऊपर वो कांच वाली सी ट्रालियां होती है ना, वो चलती है यहां से यहां तक और वहां से यहां तक ले जाने आने जाने के लिए जो सुविधा की जाती है उसे किस नाम से जानते हैं? रोपवे के नाम से जानते हैं। शॉर्ट वीडियो में आती है ना कई बार, वैष्णो देवी पे जाते हैं तो ऐसी ट्रालियां होती है। पुल नहीं होता, पुल नहीं होता है, एक प्रकार का झूला सा होता है, उसमें व्यक्ति बैठे होते हैं और इस तार के ऊपर ऊपर वो चलता है, यहां से यहां आता है और यहां से यहां आता है। हाँ, इस तार के ही बंधा होता है प्रमुख रूप से। रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर की अपने बात करें तो द्रविड़ शैली में निर्मित है रंगनाथ मंदिर। द्रविड़ शैली में निर्मित। फिर हम बात करें कि यहां पर एक ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, तो लिखिए अगला मंदिर लिख दीजिए आप, ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर ब्रह्मा जी मंदिर राजस्थान के अंदर ब्रह्मा जी के जब प्रमुख मंदिरों में बात आती है तब प्रमुख मंदिर यही मंदिर है, हमें ध्यान में रखना है। फिर मान सिंह ने यहां पर अपने रहने के लिए एक महलों का निर्माण करवाया था जिसे मान पैलेस के नाम से जानते हैं, और जहांगीर के जो रहने के महल है उन्हें जहांगीर महल के नाम से जानते हैं। तो एक तो हम बना देते हैं कि यहां पर मान पैलेस स्थित है, मान पैलेस, और एक है यहां पर जहांगीरी महल। जहांगीरी महल कौन सी झील के किनारे स्थित है?
तो जहांगीरी महल पुष्कर झील के किनारे स्थित है। एक ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अगली हम बात करें तो एक ऋषि हुए थे भर्तरी, भर्तरी की गुफा है, और एक यहां पर है कण्व ऋषि का आश्रम। और कण्व ऋषि का आश्रम। कण्व ऋषि का आश्रम। ब्रह्मा जी के मंदिर की अगर हम बात करें तो ब्रह्मा जी के मंदिर की जो मूर्ति स्थापना है वो गुरु शंकराचार्य ने की थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्रह्मा जी के मंदिर की मूर्ति स्थापना किसने की थी, तो मूर्ति स्थापना की थी गुरु शंकराचार्य ने। गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की मूर्ति स्थापित की थी। और एक बात इसमें हमें जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि वर्तमान जो मंदिर का स्वरूप है वो स्वरूप गोकुल चंद पारिख ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था। वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद पारिख या पारिक, गोकुल चंद पारिक ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था। एक ये बात, हाँ जी, महिला घाट नहीं है, 52 घाट तो इस पे बने हुए हैं, छोटे छोटे घाट बने हुए हैं 52 है। उन घाटों की संख्या कितनी है? 52 है। ये तो क्या है, इस झील के किनारे प्रमुख स्थान है, कोई मंदिर बना हुआ है, कोई महल बना हुआ है, कोई किसी ऋषि का आश्रम है, वो है। घाट तो आप जानते नहीं, जैसे घाट अपने देखें कि जैसे गांव में जोड़ा होता है तो क्या जोड़े में हर दिशा से प्रवेश किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता। 1 या 2 या 3 स्थान होते हैं भी यहां से इस जोड़े के अंदर प्रवेश किया जा सकता है या निकला जा सकता है। तो ऐसे स्थान जहां से इस झील के अंदर प्रवेश किया जाता है उस स्थान को क्या बोला जाता है? घाट बोलते हैं। उन घाटों की संख्या कितनी है? 52 है। वो बात अलग है, ये बात है, ये हम अलग बात पढ़ रहे हैं। फिर हमें एक बात पढ़ते हैं दीपदान महोत्सव की। दीपदान महोत्सव का नाम सुना है आपने? दीपदान महोत्सव क्या है? दीपदान महोत्सव और इसकी शुरुआत क्यों हुई, अगर इसकी हम बात करें तो चौहान शासकों में एक रानी हुई थी, रानी रुद्राणी। और उस रानी रुद्राणी ने क्या किया था, इस झील के अंदर प्रतिदिन 1000 दीपकों का दान किया जाता था। दीपक जलाती और इस झील के अंदर छोड़ देती। तो उसके बाद में यहाँ पे एक परंपरा शुरू हो गई जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दीपदान महोत्सव के नाम से जानते हैं। तो दीपदान महोत्सव का संबंध है वो पुष्कर झील से है। और ये परंपरा शुरू किसने की थी? तो चौहान रानी रुद्राणी ने की थी। चौहान रानी रुद्राणी द्वारा शुरू की गई। प्रतिदिन 1000 दीपक है उनका दान करती थी वो। यहां पे दीपदान महोत्सव। एक यहां पर अपने बात करें तो पचकुंड स्थित है। पचकुंड क्या होता है? पचकुंड एक स्थान है। पचकुंड का जो महत्व है वो 2 तरह से महत्व है पचकुंड का इस झील के किनारे। एक तो पचकुंड के अंदर वर्तमान में मृगवन स्थित है। वर्तमान में तो क्या स्थित है? मृगवन। और एक ऐसा माना जाता है इस पचकुंड के बारे में कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उस महाभारत के युद्ध के बाद में कौरव और पांडवों का मिलन हुआ था इस स्थान पर। महाभारत के युद्ध के बाद में कौरव और पांडवों का मिलन हुआ था, पहले नहीं बाद में हुआ था, मरने के बाद में। भगवान कृष्ण ने करवाया था, पता है क्या आपको? वो महाभारत देखी है क्या? उस महाभारत में अपने देखते हैं कि जो धृतराष्ट्र है और उसकी पत्नी है वो अपने
जो पुत्र होते हैं उनका दर्शन करना चाहते हैं, तब भगवान कृष्ण उनको दिखाते हैं। वो मिलन कहां पे होता है? वो मिलन इसी स्थान पर होता है। तो एक बात हम क्या लिख देते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों व पांडवों का मिलन स्थल। युद्ध कौन जीता था? वो पांडव जीते थे। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने मृगवन की। वर्तमान में यहां पर हिरणों के रहने के लिए क्या है? मृगवन की स्थापना की गई है। ये बात हम ध्यान में रख सकते हैं। मेला कब भरता है? पुष्कर मेला हम मेलों में पढ़ के आए हैं। कार्तिक पूर्णिमा को, अमावस को? पूर्णिमा को भरता है। तो लिखिए मेला कार्तिक पूर्णिमा। मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। इस मेले का आयोजन कौन करता है? राजस्थान पर्यटन विभाग करता है इस मेले का आयोजन। राजस्थान पर्यटन विभाग इस मेले का आयोजन करता है। और यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक इसी मेले में आते हैं। सबसे ज्यादा विदेशी जो पर्यटक है वो इसी मेले में आते हैं। तो लिख देंगे कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला और साथ में ये एक पशु मेला है। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला और साथ में ये क्या है? पशु मेला है। कौन सी नस्ल के लिए है भाई? ये कोई है क्या कोई इसके बारे में? किसके लिए? देखो इस मेले की अगर अपने बात करें, थोड़ी सी इस मेले की बात करें ना, तो इसमें ऐसे नहीं है कि इसमें गाय आती है, इसमें बैल भी आते हैं, इसमें ऊंट भी आते हैं, इसमें किसी के पास आती है तो वो हाथी लेके भी आ सकता है, किसी के पास में घोड़े हैं तो वो घोड़े लेके भी आता है। यहाँ पर भैंसों का मेला भी लगता है ना। और यहाँ पे जो भैंसा होता है, भैंसा का मेला भी लगता है। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के भैंसे आते हैं यहाँ पे, जिसे जोटा बोलते हैं अपने, वो भी आते हैं यहाँ पे। तो हर चीज का मेला है। हम किसी एक चीज के बारे में हम नहीं लिख सकते कि इस चीज का मेला है, सारी चीजों का मेला है ये। ठीक है, तो ये बातें इसके बारे में हमें ध्यान में रखनी है। कर लिया होगा नोट साथ साथ में। ये इतनी बातें हैं अपने पुष्कर झील के बारे में। सबसे ज्यादा जो बातें हैं वो इसी झील के बारे में हमें मिलती है। अब अगली झील लिखिए। अजमेर में एक बड़ी और झील है, उस झील का नाम है आना सागर झील। तो अगली हमें हेडिंग लगा लेते हैं आना सागर झील। आना सागर झील। किसमें? कहाँ लिखा है? उससे ऊपर क्या लिखा है? अब ये मैंने कैसे लिखा है वो आप देखो। मैंने जब लिखाया था तब क्या कहा था मैंने इसके बारे में?
मैंने यहाँ पे जो बात लिखा रखी है वो ये लिखा रखी है कि इस दिन कौन कौन से मेले भरते हैं। मालवी नस्ल का मेला कौन से क्षेत्र में भरेगा? हाड़ौती क्षेत्र में भरेगा। क्यों भरेगा? क्योंकि मालवा का क्षेत्र कौन सा है? मालवा का क्षेत्र ये है जो हाड़ौती के पास में लगता है ना। ये पुष्कर में थोड़ी लिखा है, ये पुष्कर में नहीं है। हाँ, पुष्कर तो मध्य में आ गया। पशु परिचर के स्टूडेंट होके ये बात करते हो आप, और तो कोई कर ले कोई बात नहीं है। ये हमें कोई पशुओं के बारे में नॉलेज नहीं है, हमें तो सिर्फ बड़ा बड़ा यही पता है कि ठीक है राठी इधर है, मालवी किधर है, गिर किधर है। हम तो वो बड़ा बड़ा हमें अंदाजा है, बाकी कोई नस्लों के बारे में थोड़ी पता है हमें। जो मेले है, जो मेलों के अंदर आते हैं कि इस नस्ल का मेला हाड़ौती में भरता है, तो वो लिखा दिया कि मालवी नस्ल का मेला है, वो राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भरता है, उस हिसाब से लिखा हुआ है। चलो अन्ना सागर झील पढ़ते हैं अपने आगे। अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील कौन से जिले में? अजमेर जिले में। फिर बात करें कि निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया निर्माण इस झील का? अर्णोराज ने करवाया। तो लिखिए अर्णोराज या अन्ना जी। अर्णोराज या अन्ना जी। देखो इस झील का निर्माण क्यों करवाया, इसके बारे में यह मान्यता है कि इनके काल में 1135 ईस्वी के आसपास तुर्की सेना का आक्रमण हुआ था अजमेर के क्षेत्र में। तब अर्णोराज ने क्या किया था, सारी की सारी तुर्की सेना को खत्म कर दिया था, और सारी सेना खत्म हो गई, जिसके कारण सारा जो क्षेत्र है वो लहूलुहान हो गया, अशुद्ध हो गया। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि यह क्षेत्र तो अशुद्ध हो गया, इसको शुद्ध किया जाए। तब उपाय पूछा कि इसे शुद्ध कैसे किया जा सकता है? तब ऋषियों ने कहा कि यहां पर एक झील बना दी जाए, तो ये जो खून है यह धुल जाएगा इस भूमि के ऊपर से। तो इसलिए कहते हैं कि अर्णोराज ने 1135 से 1137 के बीच में यहां पर एक झील का निर्माण करवा दिया। और कौन सी नदी के पानी को रोक करके? तो चंद्रा, या कुछ जगह अपने को मिलता है कि लूणी नदी के पानी को रोक करके, कुछ जगह अपने को चंद्रा लिखा हुआ मिलता है। तो हम नोट कर लेते हैं, लिखिए इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण तुर्की सेना के सहार से अशुद्ध हुई, या अपवित्र लिख दे तो ज्यादा सही रहेगा, अपवित्र हुई धरती को पवित्र करने हेतु, पवित्र करने हेतु 1135 से 1137 के मध्य, 1135 से 1137 के मध्य चंद्रा, या कुछ जगह अपने को नाम मिलता है लूणी, ज्यादातर हमें चंद्रा ही मिलता है, लेकिन कुछ जगह लूणी मिल जाता है। चंद्रा या लूणी नदी के जल को रोककर किया गया। फिर हम आगे बात करें इस झील की कि इस झील के किनारे क्या कुछ है। तो हम पहले एक झील बना लेते हैं।
एक तो इस झील के किनारे है बजरंगगढ़ी का हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर। और क्या है, तो एक हम कह सकते हैं इसी झील, क्या हो गया, हाँ है तो लिख रहे हैं, इसी झील के किनारे क्या है, रूठी रानी का महल है, रूठी रानी का महल है। कौन है ये रूठी रानी, कौन है, उमा दे है, नूरजहां किसकी पत्नी है, नूरजहां किसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की पत्नी। अरे रूठी पता नहीं कौन कौन रूठी है, खूब है रूठी रानी, हाँ रूठी रानी का महल है, नूरजहां जहांगीर की पत्नी है ये। और यहीं पर एक उद्यान स्थित है जिसे अपने बोलते हैं दौलत बाग, या इसे वर्तमान जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान। यहां पे एक झरना है, इस झरने को कहा जाता है चश्मा ए नूर या चश्म ए नूर, चश्म ए नूर। ये क्या है, ये एक झरना है, जल स्रोत है पानी का झरना, जिसे चश्म ए नूर के नाम से जाना जाता है। और अपने बात करें कि नूरजहां की मां का क्या नाम था, क्या नाम था नूरजहां की मां का, गुलबदन था, क्या नाम था, असमत बेगम, गुलबदन नहीं, क्या नाम है, कौन सी बेगम, नहीं असमत बेगम, कौन सी बेगम है, असमत बेगम। असमत बेगम ने यहां क्या किया था, इत्र बनाने का आविष्कार किया था, गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार। तो लिखेंगे नूरजहां की मां ने, मां ब्रैकेट में लिख सकते हैं असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। आविष्कार किया, असमत बेगम नाम था। अगली हम बात करें, जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया, यहां पर शाहजहां ने यहां 5 संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया, छतरी बनवाई थी यहां पर 5, कितनी छतरियां बनवाई थी, 5 छतरियां बनवाई थी। तो लिख सकते हैं कि शाहजहां ने क्या किया, 5 12 दरी या छतरी का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। एक ये बात याद रखनी है, एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था खामेह खां, खामेह खां। खामेह खां ने क्या किया, खामेह खां ने इस झील के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया था, और उस परकोटे के अंदर अपने बात करें तो 3 संगमरमर के दरवाजों का निर्माण करवाया था। प्रश्न आ सकता है कि अन्ना सागर झील के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था, या उसके अंदर 3 संगमरमर के दरवाजों का निर्माण किसने करवाया, तो खामेह खां ने। तो लिखेंगे इस
झील के चारों ओर परकोटा तथा इसमें 3 संगमरमर के दरवाजों का निर्माण करवाया। कर लिया नोट सभी ने? क्या चीज है? कोई और बात आपने पढ़ी है इस झील के बारे में? तो यही प्रश्न आते हैं यहां से। अन्ना सागर झील के बाद में हम बात करें तो यहीं पास में एक झील और स्थित है। उस झील का नाम है फोय सागर झील। हाँ, फोय सागर झील। आप कौन सी बता रहे हो? फोय सागर झील है, और तो कौन सी है? फोय सागर झील यही तो है। तुम कोई नई झील का आविष्कार मत कर देना, मेरे समस्या हो जाएगी। बना लिया होगा इसे? फोय सागर झील अरे इसे फाय सागर भी लिख देते हैं, इसे ऐसे करके फोय सागर भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं है उसमें। या फोय के निर्देशन में अंग्रेजों ने इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था इसका निर्माण? इस क्षेत्र में बाढ़ आती थी, उस बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए इस झील का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। किस प्रकार से है अपने बात कर लेते हैं। तो जैसे ये एक झील है, इस झील का नाम है फोय सागर, और ये एक झील है, इस झील का नाम है अन्ना सागर। वो फोय सागर झील है, ये अन्ना सागर झील है। और एक नदी आती है, इस नदी का नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी है? बांडी नदी। इस बांडी नदी में जब पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो पहले तो ये फोय सागर झील में एकत्रित होता है पानी, फिर अगर पानी और ज्यादा हो जाए तो वो पानी कौन सी झील में आ जाता है? अन्ना सागर झील में वर्तमान में इस पानी को पहुंचा दिया जाता है, ताकि पानी की आपूर्ति भी हो सके और बाढ़ से भी बचा जा सके। प्रमुख रूप से इस उद्देश्य से इस झील का निर्माण किया गया है। तो एक ही बात लिखनी है कि फोय सागर का जल स्तर बढ़ने पर, हाँ बिल्कुल बनाना है ये, फोय सागर का जल स्तर, फोय सागर का जल स्तर बढ़ने पर बांडी नदी का पानी अन्ना सागर झील में आता है। फोय सागर का जल स्तर बढ़ने पर बांडी नदी का पानी
आना सागर झील में, आना सागर झील में आता है। इसके बाद में अगली झील पढ़ लेते हैं हम, नक्की झील। नक्की झील कौन से जिले में पड़ती है? नक्की झील किस झील का उदाहरण है? ग्रासिया झील है कोई? मैंने पूछा कौन सी झील का उदाहरण है? बदल लो और पीछे जाओ। कौन सी झील है? क्रेटर झील। क्रेटर झील का उदाहरण है। और क्रेटर झील कौन सी होती है? ज्वालामुखी से निर्मित झील। ज्वालामुखी से तो और भी बनती है झील, उसमें और इसमें अंतर, कॉल्डेरा बड़ी होती है, ये छोटी होती है। तो लिखते हैं निर्माण के बारे में तर्क। निर्माण के बारे में तर्क। क्या क्या तर्क है? पहला तर्क सुनते हैं कि इस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से किया था। तो एक बात तो लिख देते हैं कि देवताओं के नाखूनों से निर्मित झील। पहली बात तो कि देवता नाखून रखते ही नहीं है, काट के रखते हैं। कोई राक्षस अपने नाखूनों से बनाए तो भी चल जाए, है ना? देवता तो शुद्ध आदमी होते हैं। ये झूठी बात है भी और ये नहीं भी है, दोनों बात है। पहले क्या होता था कि जैसे वन है, पेड़ पौधे हैं, जल है, इनका संरक्षण किया जाता था। और इनका संरक्षण इसी प्रकार से किया जाता था कि पिंपल में देवता निवास करते हैं, तो लोग डरते पिंपल को पूजने लग गए, काटते नहीं है। फिर किसी ने पानी की, हो सकता है किसी टाइम कमी आई होगी या कोई लोग प्रदूषित कर रहे होंगे, तब ये बोल दिया कि इस झील का निर्माण तो देवताओं ने नाखूनों से किया था। तो लोग अब थोड़े से क्या है, समझदार हो जाते हैं कि अपने नहीं करेंगे कोई ऐसा वैसा काम यहाँ पे, इससे क्या है अपने को हो सकता है पाप लग जाए। पाप का भी तो डर लगता है, नहीं लगता? नहीं लगता? प्रदूषण तो हो गया, अब क्या करें? कुछ होते हैं उनको डर नहीं लगता। बात तो ईंट की है, ईंट दो पड़ी है तो कुछ नहीं, उन दोनों ईंटों को ऐसा खड़ा कर दो, फिर उसके कोई पास ही नहीं जाता। कोई जाएगा तो हाथ जोड़ के जाएगा, डर तो लगता है ना? तो वही बात है कि इसके बारे में ये बोल दिया कि ये झील किसके द्वारा निर्मित है? देवताओं के नाखूनों द्वारा निर्मित है। दूसरी कहानी क्या है? दूसरी बात लिखते हैं कि ज्वालामुखी निर्मित क्या है? ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है ये। ज्वालामुखी निर्मित कौन सी झील है? ये क्रेटर झील है, यानी कि एक प्राकृतिक झील है। और तीसरी जो कहानी इस झील से जुड़ी हुई है कि इस झील का निर्माण है वो रसिया बालम ने किया था। एक ये बात मानी जाती है, रसिया बालम द्वारा, रसिया बालम द्वारा निर्मित झील, रसिया बालम द्वारा निर्मित झील। यह भी एक कहानी है, बनी बनाई सी कहानी लगती है, इसमें कोई सत्यता वाली बात है नहीं। कहते हैं कि
एक कोई लड़का होता है, एक लड़की होते हैं, उन्हें कोई आपस में कोई प्रेम प्रसंग होता है उनका, और बाद में उनकी जब शादी की बात आती है तब लड़का जाता है उस लड़की के पिता के पास में। तब लड़का कहता है, लड़के के पिता कहते हैं कि तू अगर कोई रात रात में कोई ऐसा बढ़िया काम, कोई ऐसा टास्क दे दे इसको कि वो पूरा ही नहीं कर पाए, तो उस लड़की का पिता उस लड़के को बोलता है कि तू रात रात में एक झील बना दे। तो कहते हैं उस लड़के ने रात रात में एक झील बना दी, झील बना के और जाता है अपने वापिस उस लड़की के पिता के पास में। तब उसकी माता है वो मना कर देती है कि लड़के का दिमाग खराब है कि रात रात में इसने झील बना दी यहाँ पे। तो बाद में कहते हैं उनका विवाह होता नहीं है। बाद में कहते कोई कहते हैं इसमें डूब के मर गया, या कोई जो भी हुआ सो हुआ, हो गया जो होना था, ऐसी कुछ कहानी बनी हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं कि रसिया बालम द्वारा निर्मित झील है। कहानियां ही है और क्या है, और कुछ नहीं है। हाँ, सारी बातें होगी, देख लो। अब कुछ विशेष बातें इस झील के बारे में हम नोट करते हैं। जैसे आप एक तो बात लिखिए इसमें कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन से पठार पे स्थित है? ये उड़िया पठार पर स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। दूसरी अपने बात करें कि राजस्थान की सबसे गहरी झील है ये, राजस्थान की सबसे गहरी झील, राजस्थान की सबसे गहरी झील। देखो, ऊंचाई पर स्थित है, ये पठार है, इस पठार के ऊपर यहां स्थित है। पहली बात तो ऊंचाई पर स्थित है। दूसरी बात कि इसमें जल की मात्रा है वो ज्यादा आती है, इसकी गहराई है, गहराई क्या है इसकी, ज्यादा है। तो राजस्थान की सबसे गहरी झील है। राजस्थान की एकमात्र झील, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है, जो सर्दियों में जम जाती है। एक ये बात इसके बारे में ध्यान रखनी है। एक बात ये ध्यान रखनी है कि ग्रासिया जनजाति के लोग इस झील में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील, ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील। ग्रासिया जनजाति के लोग मृतकों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, मृतकों की अस्थियों का विसर्जन, मृतकों की अस्थियों का विसर्जन कर देते हैं। हिंदू धर्म के अंदर ये रिवाज है, रीति रिवाज है, उसमें एक पार्ट है कि अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। जैसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, फूल डालना, है ना। तो कोई गंगा जी जाके वहां पे हरिद्वार में डाल के आते हैं, कोई जैसे ग्रासिया जनजाति के है तो ये यहीं पर कर देते हैं, कुछ रामेश्वरम के अंदर प्रवाहित कर देते हैं, वो पदरा गांव वाला है। कोई इधर बाड़मेर के पास जालोर के अंदर एक स्थान पड़ता है, मीणा गौड़ जाति के जो मीणा है वो वहां पर प्रवाहित कर देते हैं। और जो अपने क्षेत्र के जो सिख धर्म के लोग हैं वो या तो बुड्ढा जोड़ चले जाते हैं, या इधर अपने इधर भी कुछ बना हुआ है, चूरू में नहीं, चूरू जाने की जरूरत ही नहीं, इधर ही जाते हैं। तो लाइट नहीं, ये है ना इंदिरा गांधी नहर, इधर किधर कोई सिस्टम बना हुआ है। कौन सा स्थान है वो? अच्छा, और जो पंजाब वाले फिर वो कहां करते हैं? अमृतसर साहिब। अच्छा, तो अलग अलग अपने हिसाब से हैं, अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। तो मृतकों की अस्थियों का विसर्जन है, ग्रासिया जनजाति के लोग है वो कौन सी झील में करते हैं? हाँ, और एक बात इसमें अपने को ध्यान में रखनी है कि यह झील कारा घास से प्रदूषित है। यह झील कारा घास से
कारा घास से प्रदूषित है। यह झील कारा घास से प्रदूषित है। कारा घास है, एक बदबूदार घास है, जो जल के अंदर फैलती जाती है, जिससे वो क्या हो जाती है, जैसे अपने खेतों में घास होता है ना जिसमें बदबू आती है कईयों में, उसी प्रकार का एक घास है जो बढ़ता खूब है लेकिन काम का नहीं है, खरपतवार की श्रेणी में आ जाता है, वो उसी श्रेणी का है। तो कारा घास के कारण ये प्रदूषित है। अब हम एक झील बना लेते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। कर दे साहब इसको। ये हमने बना दी नक्की झील। नक्की झील ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि इस झील के किनारे क्या क्या स्थित है। एक तो इस झील के किनारे स्थित है जैन धर्म का शांति भवन। जैन धर्म का शांति भवन अस्तित्व है। दूसरी अपने बात करें, इसी झील के किनारे रसिया बालम का मंदिर स्थित है। फिर हम बात करें तो यहां पर अबुर्दा माता का मंदिर स्थित है। तो एक तो हम लिख देते हैं रसिया बालम का मंदिर, रसिया बालम मंदिर। एक है यहां पर अबुर्दा माता का मंदिर, हाँ अबुर्दा माता मंदिर। एक है रघुनाथ जी का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर। फिर हम बात करें तो दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो यहां पर है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, हिल्स स्टेशन बोल देते हैं, पहाड़ियों के अंदर घूमने वाली जगह। और राजस्थान का सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट यानी कि ऐसा, सनसेट का मतलब क्या होता है, सूर्य का अस्त होना। यहां पर जब सूर्य अस्त होता है तो ऐसा लगता है कि इस झील के अंदर विलुप्त हो रहा है, इसे सनसेट पॉइंट के नाम से जानते हैं। ऐसा एक अपने सनसेट पॉइंट जैसलमेर के सम क्षेत्र में भी है, जहां जो सूरज है वो दिखने में ऐसा लगता है कि धुरों के अंदर क्या हो रहा है, विलीन हो रहा है। और ऐसा एक सनसेट पॉइंट है, वो मुंबई के अंदर है, मेरीन बीच। उसके अंदर अरब सागर, जो अरब सागर है उसके अंदर सूर्य अस्त होता दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि सूर्य वो सागर के अंदर जा रहा है, और सागर का जल है वो ऐसे जैसे शाम को सूर्य का जो होता है ना रंग, ऐसे वैसा हो जाता है कुछ देर के लिए। सूर्य जब अस्त होता है तब ऐसे ऐसे ज्वाला टाइप का सा होता है ना, जो रोशनी, अलग ही प्रकार की रोशनी आती है सूर्य से। सागर का रंग भी कुछ समय के लिए वैसा दिखाई देता है जब सूर्य अस्त होता है। सनसेट पॉइंट। अब लिख लेते हैं प्रमुख गुफा, प्रमुख गुफा। एक है हाथी गुफा, एक है चंपा गुफा, एक है राम झरोखे गुफा, एक है विवेकानंद गुफा। और एक बात इस झील के बारे में जो हमें ध्यान में रखनी है,
वो ध्यान में रखनी है कि यहां विशेष आकार की कुछ प्रमुख चट्टानें स्थित है। विशेष आकार की प्रमुख चट्टानें, विशेष आकार की प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी चट्टानें हैं, उनकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कई बार पूछा भी गया है यहां से प्रश्न, तो हम एक नंबर पे नोट करते हैं नंदी रोक। नंदी क्या होता है? बेल, बेल जैसी आकृति, नंदी रोग, बेल जैसी आकृति, किसी चट्टान की आकृति कैसी है? बेल जैसी है, उसे हम नंदी रोग के नाम से जानते हैं। 2 नंबर पे हम इसमें नोट करेंगे टोड रोग, मेंढक जैसी आकृति, टोड रोग, मेंढक जैसी आकृति। तीन नंबर पे हम नोट करेंगे टोड रोग के बाद में आप लिखिए इसके अंदर नन रोग, नन रोग, घूंघट निकाले स्त्री जैसी आकृति, घूंघट निकाले स्त्री जैसी आकृति। और एक आप इसमें नोट कर दीजिए कपल रोग, कपल रोग, जोड़े नुमा आकृति, जोड़े नुमा आकृति। ये सारी की सारी बातें नक्की झील से संबंधित है। इसी के साथ में अपने नक्की झील कंप्लीट होती है। नक्की झील कंप्लीट होगी। अगली हेडिंग लगा दीजिए आप नक्की झील के बाद में कोलायत झील, कोलायत झील। कोलायत झील, कोलायत झील कहां है? बीकानेर के अंदर है। कोलायत झील बीकानेर। कपल रोग, जोड़े नुमा आकृति, कपल रोग, जोड़े नुमा आकृति। इसी के अब अपने ऐसे करते हैं, आज फिर यहीं तक करते हैं अपने। आगे टाइम हो चुका है तो फिर अपने आगे ही पढ़ेंगे इसे। दीपावली, दीपावली नहीं क्या रही, होली के बाद में, होली के बाद में पढ़ेंगे।